हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर लाइफ। मेरा नाम आशुतोष सिंह है और आज मैं आपको बताने वाला हूँ बैटल ऑफ बक्सर के बारे में। इससे पहले वाली सीरीज अगर आपने देखी होगी तो उसमें हमने बात करी थी बैटल ऑफ प्लासी की, और आज हम उसी को फॉलो अप करते हुए देखने वाले हैं बैटल ऑफ बक्सर के बारे में। अच्छा, बिफोर मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर ये दोनों टॉपिक बैटल ऑफ बक्सर प्लासी बहुत ही कॉन्सेप्चुअल ऑफ टॉपिक है, इनको ना फिक्शनल तरीके से पढ़ने में ज्यादा समझ में आएगा। अगर आप किताबों से डायरेक्ट देखेंगे तो कुछ ना कुछ क्वेरीज, कुछ ना कुछ डाउट्स रह ही जाएंगे। तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा, एक एक टॉपिक को, एक एक किरदारों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझिएगा तो आपको टॉपिक बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने कुछ किरदारों के नाम लिखे हुए हैं जिन्हें आप समझते चलिए, जिन्हें रिकॉल करते चलिए, तो आगे चल के टॉपिक भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए, ठीक है। सबसे पहला मीर जाफर और सिराजुद्दौला। इन दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए अच्छे से, मीर जाफर कौन थे और सिराजुद्दौला कौन थे। सिराजुद्दौला, एक रिकैप में आपको दे देता हूं। सिराजुद्दौला जो बंगाल के नवाब थे, जिन्होंने बैटल ऑफ प्लासी में लड़ाई करी, किससे? रॉबर्ट क्लाइव से, ब्रिटिशर्स के रॉबर्ट क्लाइव से, और वो बैटल ऑफ प्लासी हार गए। ठीक है, कैसे हारे? इन महानुभाव मीर जाफर जो थे, मीर जाफर ने अपनी सेना की एक बहुत बड़ी टुकड़ी भेजी ही नहीं। मीर जाफर लॉर्ड कमांडर थे सिराजुद्दौला की आर्मी के। तो मीर जाफर ने क्या किया कि बहुत बड़ी टुकड़ी अपने आर्मी की बैटल पे भेजी ही नहीं। सिराजुद्दौला की आर्मी बहुत अच्छे तरीके से लड़ी, लेकिन अंततः बैटल ऑफ प्लासी में सिराजुद्दौला हार गए। ठीक है, अब सिराजुद्दौला बैटल तो हार गए, लेकिन मीर जाफर ने क्यों धोखा दिया सिराजुद्दौला को? रॉबर्ट क्लाइव बहुत ही चालाक बंदा था, बहुत ही दिमाग से सोचता था। उन्होंने मीर जाफर से पहले ही संधि की हुई थी कि अगर इस बैटल में, बैटल ऑफ प्लासी में, आप हमारी मदद करेंगे तो हम आगे चल के आपको बंगाल का नवाब बना देंगे। तो उस प्रकार से सिराजुद्दौला यहां से हट चुके हैं। तो अभी का बंगाल कैसा है ये चीज आप समझिए, इस टाइमलाइन में समझिए। अभी ऐसा है कि मीर जाफर जो हैं वो थ्रोन पे आ चुके हैं, सिराजुद्दौला हट चुके हैं। ठीक है, अब आगे चल के आपको पढ़ने को मिलेगा मीर कासिम के बारे में, शुजाउद्दौला। ठीक है, ये दोनों टर्म्स के बीच कंफ्यूज मत होइएगा। सिराजुद्दौला और शुजाउद्दौला ये दोनों अलग टर्म्स हैं। सिराजुद्दौला जो थे वो बंगाल के नवाब थे, शुजाउद्दौला जो हैं वो अवध के नवाब रहेंगे। ठीक है, शाह आलम II उस टाइम के मुगल एम्परर थे। ठीक है, और ये जो बैटल हुआ था वो 1764 में हुआ था। आई होप आप समझ पाए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं और डेप्थ में टॉपिक समझेंगे और अच्छे से टॉपिक समझेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, अब क्या होता है बैटल ऑफ प्लासी में? सिराजुद्दौला हार जाता है आफ्टर दी असैसिनेशन ऑफ सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला के असैसिनेशन के बाद क्या हो रहा है? ठीक है, पॉइंट बाय पॉइंट क्लियर रहिए, पॉइंट बाय पॉइंट आगे बढ़ेंगे अपन। ठीक है, क्या होता है? सिराजुद्दौला's लॉर्ड कमांडर मीर जाफर वाज मेड दी नवाब। ठीक है, मीर जाफर को नवाब बना दिया जाता है, ये मैंने आपको अच्छे से बताया ही था। ठीक है, कंपनी वॉज मोर इंटरेस्टेड इन ट्रेड एंड नॉट टेकिंग ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन। एक ये पॉइंट अपने दिमाग में रखिए, पॉइंट्स को समझते चलिए, फिर मैं भी अच्छे तरीके से आपको आगे चल के समझाऊंगा। ठीक है, कंपनी ऑलवेज वांटेड अ पपेट नवाब हु विल वर्क ऑन देयर इंस्ट्रक्शन। अब देखिए, कंपनी जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करना चाहती है। ठीक है, और मीर जाफर को नवाब भी बना दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि कंपनी वाले कितने, ब्रिटिशर्स जो थे वो बहुत उसूल वाले होंगे, उन्होंने मीर जाफर को बना दिया, नवाब बना दिया। उन्होंने जो प्रॉमिस किया था वो प्रॉमिस उन्होंने निभाया। तो देखिए, ऐसा नहीं है। मैं या फिर सपोज करिए कोई भी किसी एक प्रोविंस का रूलर है, अब रातों रात कोई रूलर वहां का हार रहा है और रातों रात वहां पे कोई गोरा आ गया, समझिए कोई ब्रिटिशर्स आ गया, तो वहां की जो जनता होगी वो क्या सोचेगी? वो सोचेगी यार ये क्या हो गया यार, हमारा राजा मर गया और यहाँ पे रातों रात कोई गोरा बैठने लग गया। तो कंपनी
क्या चाहती थी, कंपनी प्योरली ट्रेड करने आई थी यहाँ पे। तो कंपनी चाहती थी कि हम ट्रेड करते रहें और हमारी हमारी तरफ से कोई एक पपेट करके रूलर आ जाए जो हमारे पपेट रूलर टर्म से क्या समझ रहे हो, मतलब एक तरीके से हमारी जो बात माने, जो जो हम कहें वो करे, है ना। तो उन्हें मीर जाफर को इसीलिए डिप्लॉय किया था बंगाल में कि जो जो वो चीजें कहें मीर जाफर वो चीजें करते रहें, और जो जनता है उनका एक थ्रोन से भरोसा ना उठ जाए, लोगों का अपने राजा से भरोसा ना उठ जाए। समझ पा रहे हैं आप। इसीलिए कंपनी नहीं चाहती थी कि उनमें से कोई जाके एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे और एडमिनिस्ट्रेशन करे, इसीलिए कंपनी ने मीर जाफर को नवाब बना दिया। आगे बढ़े, ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब क्या होता है, मीर जाफर आ गया थ्रोन पे। लेकिन देखिए, कोई भी राजा, आप कहेंगे सर मीर जाफर को क्या मतलब थ्रोन से, मीर जाफर ने तो सिराजुद्दौला को धोखा भी दिया था और एक तरीके से ब्रिटिशर्स की तरफ भी हो गया था। लेकिन समझिए, मीर जाफर लोकल था, बंगाल में ही रहा था और वहां पे उसके अपने लोग थे। जब कोई भी राजा थ्रोन पे आता है उसको अपने राजकाज की जिम्मेदारियां आती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, तो उसको समझ में आता है कि हमारे लोग भी प्रॉब्लम्स में हैं। यही हुआ मीर जाफर के पास। मीर जाफर थोड़े दिन तक थ्रोन में बैठा तो उसने थोड़े दिन तक बातें मानी ब्रिटिशर्स की, लेकिन बाद में उसको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी ब्रिटिशर्स से। उसको लगने लगा यार ये तो बहुत अत्याचार हो रहा है। फिर कहीं ना कहीं उसको समझ में भी आया कि यार सिराजुद्दौला जो कर रहा था वो गलत नहीं कर रहा था। पॉइंट बाय पॉइंट फिर से आगे बढ़ते जाते हैं और समझते जाते हैं, ठीक है। Company started finding problems to work with मीर जाफर as he starts to argue and deny the works of company। ठीक है, मीर जाफर क्या करने लगा, कंपनी के वर्क्स को डिनाई करने लगा। ऐसा कहने लग गया कि भाई अब करना नहीं है, अब नहीं हो पा रहा है मेरे से। और कई सारी कंपनी जो चीजें बोलती थी उसको मीर जाफर मना कर देता था। ठीक है, मीर जाफर वांटेड बेसिक अपीयरेंस ऑफ डिग्निटी एंड सोवर्निटी टू बी मेंटेन्ड इन हिज कोर्ट। ठीक है, अब देखो ब्रिटिशर्स को कोई भी मतलब नहीं था रूलिंग से और इस चीज से कि वो वहां पे जाके एक अपना वर्चस्व बनाए और बहुत ज्यादा राजा कहलाएं। वो बस ट्रेड करना चाहते थे, वो बस प्रॉफिट पाना चाहते थे। लेकिन ये चीज मीर जाफर के साथ नहीं थी। मीर जाफर बंगाल का नवाब था। बहुत बहुत सारी वहां की लोकल जनता जो थी वो मीर जाफर को अपना राजा मानती थी। तो उसकी बेसिक डिग्निटी जो एक आत्मसम्मान है और एक जो सोवर्निटी है वो मेंटेन रखनी पड़ती। अब ऐसा हो रहा था कि ब्रिटिशर्स ने मीर जाफर को पूरी तरीके से पपेट ही समझ लिया था। वो उसको पपेट की तरह ही ट्रीट किया करते थे एकदम, कि भाई तू ये कर, भाई तू ये कर, ऐसा कर दे। और ऐसा करते करते अब कितने समय तक इंसान को ऐसा पपेट रह सकते हैं कोई इंसान, कभी ना कभी तो विद्रोह करेगा। मीर जाफर को कंपनी से प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई और प्रॉब्लम्स एक तरीके से बढ़ने लग गई मीर जाफर और कंपनी के बीच। ठीक है, आगे चलते हैं। With the continuous disagreement between Nawab and Britishers, company find that Mir Jafar was not as helpful as company wanted। अब देखो यहाँ पे दो पहलू हैं। कंपनी को लग रहा था कि मीर जाफर हेल्पफुल नहीं है और मीर जाफर को लग रहा था कि कंपनी ने भले मुझको यहाँ पे बैठा दिया है लेकिन मेरे ऊपर बहुत सारे अत्याचार हो रहे हैं लगातार मेरे पे, मतलब कंपनी पुट ऑन कर रही है कुछ ना कुछ। इस तरीके से जो मीर जाफर था वो बंगाल का एक राजा था, नवाब था, और उसको अपनी रेपुटेशन, अपनी डिग्निटी बंगाल वाले एरिया में बना के रखनी थी। इस वजह से वो पूरी तरीके से पपेट बन के काम नहीं करना चाह रहा था ब्रिटिशर्स के साथ। ठीक है, आगे क्या होता है, अब देखो क्या होता है कि तुमको मैंने बताया है कि ब्रिटिशर्स और मीर जाफर के बीच प्रॉब्लम चालू हो गई। इसी प्रॉब्लम के बीच मीर जाफर ने वो करने की सोची जो कि उस टाइम पे पावरफुल थी, क्योंकि बैटल ऑफ प्लासी जीतने के बाद ब्रिटिशर्स और रॉबर्ट क्लाइव दोनों ही बहुत स्ट्रांग हो चुके थे। ठीक है, अभी इस टाइम की सिचुएशन में अगर देखें तो रॉबर्ट क्लाइव थे जो वो बंगाल पे थे नहीं, वो इस टाइम पे वापिस अपने नेशन गए हुए थे। यहां पे ब्रिटिशर्स रॉबर्ट क्लाइव के साथ नहीं थे। अब देखो, तो इसने क्या सोची कि रॉबर्ट क्लाइव भी है नहीं, ठीक है, तो इन्होंने क्या करा, मीर जाफर जी ने, उन्होंने कांटेक्ट कर लिया डचेस से। डचेस
अब आप बोलेंगे सर डचेस कौन है, तो प्रेजेंट नीदरलैंड्स जो कंट्री है ना, वहीं से कनेक्ट करते हैं। जो डचेस थे, डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उससे कांटेक्ट कर लिया मीर जाफर ने और बोला कि भैया आप हमको मदद करो, आप यहाँ पे आ जाओ, आप यहाँ पे ट्रेड करने ना, मैं आपको राइट दे दूंगा, यहाँ पे ट्रेडिंग राइट दे दूंगा, लेकिन आप ब्रिटिशर्स को कंट्रोल करने में मेरी मदद करो, ठीक है। तो मीर जाफर डचेस से बात करना चालू कर दिए और उनसे ये एक्सपेक्ट किए कि वो ब्रिटिशर्स से फॉट करेंगे। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से फॉट करेगी और मदद करेगी मीर जाफर की, कहां, उस पर्टिकुलर एरिया में, बंगाल वाले एरिया में। अब देखो डच ईस्ट इंडिया कंपनी तुरंत इस बात के लिए एग्री हो गई, वो मना करी ही नहीं। क्यों? बंगाल, अगर आप नोटिस करेंगे तो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको समझाया था कि जो बंगाल था वो प्रीवियस टाइम का ट्रेड का हॉटस्पॉट रहा करता था, बहुत ही अच्छी इकोनॉमी चल रही थी और ट्रेड चल रही थी। तो हर एक इन्वेस्टिंग कंपनी चाहती थी कि वो बंगाल में आए और ट्रेड करे। इसी तरीके से डच कंपनी भी बहुत ही आसानी से मान गई कि वो बंगाल में आ जाएगी और ट्रेड करेगी, ठीक है। तो डच कंपनी का बंगाल में आके ट्रेड करना इज नॉट अ बिग इशू, इज नॉट अ बिग डील, वो आसानी से मान गई, बिकॉज जो बंगाल था वो हॉटस्पॉट ऑफ ट्रेड था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब क्या होता है, तो मीर जाफर और कंपनीज के बीच प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है, ये मैंने चीज आपको बता दी। इस चीज को माइंड में रखते हुए आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, अब क्या होता है आगे देखिए। अब भाई ब्रिटिशर्स को पता चलता है कि भाई मीर जाफर ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी से कांटेक्ट कर लिया है, ठीक है, और वो हमारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। अब ब्रिटिशर्स ने सोचा यार हमने तो भाई इसको थ्रोन पे बिठाया, हमने इतना इसको नवाबी दिलाई, ये सब किया और ये हमको धोखा दे रहा है। ब्रिटिशर्स को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। ब्रिटिशर्स ने बहुत ही आसानी से डच ईस्ट इंडिया कंपनी को हरा के खदेड़ दिया यहां से, बंगाल से। बहुत ही आसानी से ब्रिटिशर्स ने डच को हरा दिया और मीर जाफर को थ्रोन से हटा दिया। ब्रिटिशर्स फॉर द डच एंड इजिली वन। कंपनी डिस्पोज्ड मीर जाफर एंड मेड हिज सन इन लॉ, दामाद को, ठीक है, मेड हिज सन इन लॉ मीर कासिम। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है मीर कासिम। इस टाइम पे मीर कासिम की एज ज्यादा हुई नहीं थी, बहुत ही यंग था, तो मीर कासिम को नवाब बना दिया उसकी जगह पे। अब आप दो चीज पे फोकस कर रहे होंगे कि कंपनी बार बार बैटल जीत रही है और बार बार एक नया नवाब ही लेके क्यों आ रही है ना। वो उनमें से कोई खुद बंदा क्यों नहीं बैठ रहा है थ्रोन पे, नया नवाब। अभी देखो सिराजुद्दौला उसका बना नहीं, ठीक है, उसके बाद फिर मीर जाफर, वो भी कठपुतलियों की तरह काम नहीं कर पा रहा है। अब यहाँ पे जो मीर कासिम है, मीर कासिम भी कठपुतलियों की तरह काम नहीं कर पाएगा, ये आपको आगे पता चलेगा। लेकिन बार बार कंपनी एक वही का रूलर क्यों लेके आई है? बिकॉज जो लोकल जनता होती है उसको सहानुभूति होती है उसके खुद के राजा से। रातों रात कोई रूलर वहां पे आके बैठ जाए कोई दूसरे देश का, तो जो जनता होती है वो होपलेस हो जाती है। इसलिए कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन में ज्यादा आना नहीं चाहती थी, लेकिन वो इंटरफेयर करते रहते थे। वो चाहते थे वहां का कोई लोकल रूलर आए और आके यहाँ पे रूल करे, ठीक है। तो दैट्स वाई कंपनी हमेशा थ्रोन पे एक लोकल रूलर को ही बैठाती थी। तो ठीक है, मीर जाफर के दामाद मीर कासिम को नवाब बना दिया उसकी जगह पे। बट आफ्टर अ टाइम पीरियड मीर कासिम ऑल्सो कंप्लेंट अगेंस्ट द कंपनी ऑफिशियल, ठीक है। अब देखो किसी को भी आप ऐसा नौकर बना के रखोगे और उसको नवाब पद दोगे तो उसको प्रॉब्लम जाएगी। ब्रिटिशर्स बिल्कुल भी डिग्निटी का ध्यान नहीं देते थे। वो चाहते थे कि वो जो भी ऑर्डर करें, वो जो भी चीजें करें, उसको मान लिया जाए। तो कुछ समय बाद आगे जाके मीर कासिम को भी प्रॉब्लम हो गई। ये देखिए, ये है मीर कासिम, ठीक है, ये मीर कासिम जी हैं। अब देखो मीर कासिम जब शुरुआत में आए थे तो बहुत यंग थे, तो शुरुआत में उन्होंने ना बहुत ज्यादा फेवर किया ब्रिटिशर को। मतलब राजा की तिजोरी से निकाल निकाल के पैसे दिए, मतलब ऐसे उठा उठा के ये लो तुम भी लो। क्योंकि उनको ना वो नवाब वाली फीलिंग जो आई, अरे यार मैं तो राजा बन गया, मैं तो नवाब बन गया, तो वो उनको बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन कुछ समय बाद उनको भी पपेट बनना अच्छा नहीं लगा और उन्होंने भी रिवोल्ट कर दिया। आगे चल के देखते हैं कि मीर कासिम के बीच और कंपनी के बीच किस तरीके से टेंशन पैदा होती है और किस तरीके से होती है बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है। आगे चलते हैं।
ठीक है, इन पॉइंट्स को ध्यान से देखिए, उसके बाद आगे चलेंगे और बात करेंगे हम। ठीक है, क्या क्या होता है बहुत ही इजीली तरीके से समझ में आ जाएगा। इन पॉइंट्स को ध्यान से सुनिएगा, पूरा बैटल ऑफ बक्सर इसमें आपको समझ में आ जाएगा और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, है ना, किस तरीके से जो मीर कासिम की हरकतें हैं उनसे बैटल ऑफ बक्सर हुआ और किस तरीके से आगे चीजें बढ़ती हैं। ठीक है, चलो। आफ्टर फेसिंग द प्रॉब्लम्स विद ब्रिटिशर्स, मीर कासिम रिजेक्टेड दस्तक एंड आस्क्ड कंपनी टू पे टैक्सेस, बट ब्रिटिशर्स डिनाइड। देखो अब क्या हुआ, जब मीर कासिम को लगा कि भाई प्रॉब्लम्स हो रही है अब मेरे और ब्रिटिशर्स के बीच, तो मीर कासिम भी बोला मैं तो नवाब हूं, मेरे पास पावर है, अब मैं बताता हूं ब्रिटिशर्स को, देखते हैं ब्रिटिशर्स क्या कर पाते हैं। तो मीर कासिम ने क्या किया, दस्तक को रिमूव कर दिया। सर दस्तक क्या है? दस्तक ट्रेडिंग राइट्स है बच्चों, जो थे किसके पास? ब्रिटिशर्स के पास थे, जिससे ब्रिटिशर्स ट्रेड कर सकते थे बंगाल वाले एरिया में। सो वो ट्रेडिंग राइट्स को ना इससे मतलब हटाने लगा और उसने बोला कि टैक्सेस पे करिए, है ना। अब क्या हुआ, ब्रिटिशर्स क्या आसानी से मान जाएंगे इस चीज से? ब्रिटिशर्स को तो प्रॉफिट चाहिए, तो ब्रिटिशर्स को आदत लग चुकी थी फ्री ट्रेड करने की, तो ब्रिटिशर्स ने मना कर दिया, बोला हमारे वजह से ही तुम यहां पे बैठे हो, हम पे ही टैक्स लगाओगे? नहीं। ठीक है, अब क्या हुआ, जब मना किया ब्रिटिशर्स ने, तो ब्रिटिशर्स इसने मीर कासिम ने क्या किया, फ्री ट्रेड फॉर ऑल कर दिया। समझ रहे हो, मतलब मीर कासिम भी कमजोर नहीं था, मीर कासिम भी बहुत दिमाग से सोचता था, फ्री ट्रेड कर दिया। ठीक है, अब ब्रिटिशर्स बोले यार ये क्या कर रहा है, अब जितने 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 चीजों में जितने दाम में ब्रिटिशर्स ट्रेड कर रहे थे, वहां के लोकल जो थे वो भी उतने में ट्रेड कर रहे थे। तो मीर कासिम भी छोटे दांव नहीं खेला था, मीर कासिम ने भी उस टाइम पे ब्रिटिशर्स की नाक में दम कर दिया। क्या हुआ, मीर कासिम ने पहले क्या बोला ब्रिटिशर्स को कि आपको अब फ्री ट्रेड नहीं करने देंगे, ठीक है, उसके बाद आपको टैक्स देने पड़ेंगे। ब्रिटिशर्स ने मना कर दिया, बोला हम नहीं देंगे। तो मीर कासिम ने क्या किया, दस्तक को ही हटा दिया, ठीक है, ट्रेडिंग राइट्स को ही हटा दिया और उसने बोला कि फ्री ट्रेड फॉर ऑल है। ठीक है, इस पे भी ब्रिटिशर्स ने क्या कर दिया, रिवोल्ट कर दिया, बोला ऐसा कैसे कर सकते हो तुम। अब क्या करता है मीर कासिम, आगे देखते हैं। ठीक है, फिर मीर कासिम शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मुंगेर। ठीक है, अब देखो ध्यान से इसको देखना, ठीक है ना, ये है मुर्शिदाबाद बंगाल में। ठीक है, मीर कासिम ने ऐसा सोचा कि मुर्शिदाबाद में अगर मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूं तो मेरे बहुत करीब हैं ब्रिटिशर्स, तो मैं अपनी कैपिटल यहां से कहीं और शिफ्ट कर लेता हूं तो मैं रूल अच्छे से कर पाऊंगा। तो मीर कासिम ने अपना कैपिटल शिफ्ट किया और मुंगेर में, जो कि अवध के पास है ना, उसके पास कर दिया और सुजाउद्दौला के पास चला गया, है ना। तो उसने सबसे पहले अपना कैपिटल मुर्शिदाबाद से मुंगेर शिफ्ट किया, क्या सोच के शिफ्ट किया कि ब्रिटिशर्स से दूर होना है ना। ऐसा करने के बाद क्या हुआ, अब देखो वो अपना कैपिटल शिफ्ट कर रहा है तो कुछ ना कुछ तो बड़ा सोच रहा होगा, उसने अपनी पर्सनल आर्मी भी बना ली। ठीक है, पर्सनल आर्मी बनाई। पर्सनल आर्मी बनाने के बाद उसने पटना पे अटैक कर दिया, है ना। पटना में अटैक किया और आपको लगता है क्या वो ब्रिटिशर्स को हरा पाता? नहीं, ब्रिटिशर्स को नहीं हरा पाया और ब्रिटिशर्स के द्वारा वहां से बहुत ही गंदे तरीके से खदेड़ दिया गया। अब जब पटना से मीर कासिम को खदेड़ा तो मीर कासिम पटना से जाके कहां गया, मीर कासिम गया अवध में। मैंने यहाँ पे डायरेक्शन करके आपको बताया है, मुर्शिदाबाद से पहले मुंगेर शिफ्ट किया, मुंगेर में कुछ काम नहीं हुआ तो उसके बाद उसने पटना पे अटैक कर दिया। पटना पे जो ब्रिटिशर्स बैठे हुए थे, पटना में ब्रिटिशर्स ने उसको बहुत ही गंदे तरीके से हराया और वहां से भागते हुए मीर कासिम चला गया अवध। अब अवध में बैठ के मीर कासिम क्या कर रहा है ये आगे देखते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करता है कि अब देखो ये पॉइंट्स पढ़ लो, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। ब्रिटिशर्स रिटेलिएटेड, मीर कासिम रैन टू नेटिव प्रोविंस अवध एंड जॉइंड सुजाउद्दौला। मैंने बताया ना आपको कि मुर्शिदाबाद से पहले कैपिटल शिफ्ट किया मुंगेर, मुंगेर से उसके बाद उसने अपनी पर्सनल आर्मी बनाई। पर्सनल आर्मी बनाने के बाद पटना में वहां पे जो लोकल स्टेशन था जहां पे ब्रिटिशर थे वहां पे अटैक भी कर दिया।
अटैक करके वहां पे कुछ ब्रिटिशर्स को उसने मार भी दिया, लेकिन बाद में ब्रिटिशर्स ने रिटेलिएट किया, उसको हरा दिया और वहां से भगा दिया। भागने के बाद वो कहां पे गया? भागने के बाद वो अवध चला गया। ठीक है, अवध में कौन बैठे हुए थे? शुजाउद्दौला। ठीक है, अब शुजाउद्दौला ने बोला यार बंगाल का नवाब आया है, बंगाल उस टाइम पे बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ये चीजें आप बहुत अच्छे से जानते थे हैं कि बंगाल उस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, इसीलिए शुजाउद्दौला भी तैयार हो गए कि भाई चलो हमारी ट्रेड प्रैक्टिसेस बढ़ जाएंगी बंगाल से, तो मैं इनसे संधि कर लेता हूं। अब संधि में कैसी हुई, क्या संधि हुई? ठीक है, अब मीर कासिम ने क्या किया? मीर कासिम ने बोला शुजाउद्दौला की कि भाई हम दोनों मिलके फाइट करते हैं ब्रिटिशर्स को, और हम दोनों की आर्मी बहुत बड़ी हो जाएगी और मिलके ब्रिटिशर्स को हरा देंगे। ठीक है, अब उस टाइम पे मुगल एम्परर कौन थे? शाह आलम दो थे। ठीक है, शाह आलम दो यहां बैठे हुए थे दिल्ली पे। अब ब्रिटिशर्स की शाह आलम दो से भी बहुत ज्यादा कटती रहती थी भाई, की मतलब बार बार धमकाते रहते थे कि तुमको यहां से हटा देंगे, हमें राइट्स दो, ज्यादा तेज मत चलो, ऐसे करके बहुत सारी बातें बोलते रहते थे। तो शाह आलम टू की ब्रिटिशर से भी नहीं बनती थी। ठीक है, तो विद द कंबाइंड आर्मी ऑफ शुजाउद्दौला, मीर कासिम एंड शाह आलम टू fought with Britishers at the Battle of Buxar in 1764। 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ विद द कंबाइंड आर्मी ऑफ शाह आलम टू, मीर कासिम एंड शुजाउद्दौला। ठीक है, आगे का पॉइंट देखते हैं यहां पे अपन। विद द कंबाइंड आर्मी ऑफ शुजाउद्दौला, शाह आलम टू, मीर कासिम fought in the Battle of बक्सर विद द ब्रिटिशर्स इन द लीडरशिप ऑफ हेक्टर मुनरो। अब हेक्टर मुनरो एक इंपॉर्टेंट नाम है। आपको मैंने बताया ना कि इस टाइम पे ब्रिटिशर्स के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा था। मीर जाफर ने भी प्रोटेस्ट कर दिया था, मीर कासिम ने भी प्रोटेस्ट कर दिया था। क्यों प्रोटेस्ट कर दिया था? क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव यहाँ पे थे नहीं। रॉबर्ट क्लाइव एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीडर थे, लेकिन हेक्टर मुनरो जो कि लॉर्ड कमांडर थे उस टाइम पे आर्मी में, उन्होंने बहुत बुरी तरीके से आउटलास्ट कर दिया इस आर्मी को। वो 15,000 की मुगल आर्मी को 10,000 की ब्रिटिश सेना ने बहुत बुरी तरीके से हरा दिया हेक्टर मुनरो की लीडरशिप में इन 1764। तो इन 1764 विद द कंबाइंड आर्मी ऑफ शाह आलम टू, शुजाउद्दौला एंड मीर कासिम, दे फॉट विद द ब्रिटिशर्स इन द लीडरशिप ऑफ हेक्टर मुनरो, वन द बैटल बाय अ मार्जिन। बहुत ही बड़े मार्जिन से ये बैटल जीत लिया गया ब्रिटिशर से। और देखो ये बैटल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, स्ट्रैटेजिकली बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इसी बैटल के बाद ब्रिटिशर्स को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया कि वो अपनी टेरिटरी यहां पे और एरियाज में एक्सपैंड कर सकते हैं। उनका जो रीजन था वो बढ़ गया। ठीक है, इस बैटल के बाद ब्रिटिशर्स ने पहले बंगाल में ट्रेड कर रहे थे अच्छे से, उसके बाद उनका ट्रेडिंग रीजन ये इलाहाबाद तक पहुंच गया, है ना, ये उड़ीसा भी पूरा उन्होंने ले लिया, ये पूरे एरिया में ट्रेड बढ़ गया और धीरे धीरे करके वो अपना जो रीजन है ना वो एक्सपैंड करने लग गए। ठीक है, फिर क्या आगे देखते हैं। अब आपको बैटल ऑफ बक्सर अच्छे से समझ में आ गया होगा, एक बार फिर बता देता हूं। बैटल ऑफ बक्सर 1764 हुआ था, जिसमें मीर कासिम विद द कंबाइंड आर्मी ऑफ शाह आलम टू, शुजाउद्दौला और उसकी खुद की आर्मी के साथ उसने ब्रिटिशर्स की आर्मी से लड़ाई करी, जो कि लीड की जा रही थी विथ हेक्टर मुनरो, और हेक्टर मुनरो ने कंप्लीटली आउटलास्ट कर दिया मीर कासिम की आर्मी को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मीर कासिम हार गया तो ऑब्वियसली मीर कासिम को हटा ही दिया गया होगा थ्रोन से, तो उसके बाद मीर कासिम को हटा भी दिया गया। अब हम आगे चल के बैटल ऑफ बक्सर के रिजल्ट देखते हैं। ठीक है, अब हम यहां पे क्या देखने वाले हैं? रिजल्ट्स ऑफ द बैटल ऑफ बक्सर एंड ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ठीक है, आगे चल के पॉइंट समझते हैं। आफ्टर द बैटल द रीजन ऑफ ब्रिटिशर्स एक्सपेंडेड टू इलाहाबाद। वहां पे पीछे वाली वीडियो में मैंने आपको समझाया भी था कि जो ब्रिटिशर्स का रीजन है वो एक्सपैंड हो गया था। ठीक है, फिर से एक बार देख लो, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो देखो, ब्रिटिशर्स का जो रीजन था पहले यहां पे था,
है ना। ब्रिटिशर्स का जो पहले रीजन था वो बस बंगाल एरिया में था, उसके बाद उन्होंने अवध भी जीत लिया, उसके बाद उन्होंने उड़ीसा भी जीत लिया। समझ पा रहे हो? ठीक है, आगे चलते हैं। अब क्या होता है, एक ट्रिटी साइन होती है बिटवीन शाह आलम टू एंड ब्रिटिशर्स के बीच। ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद, थोड़ा सा ये, ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद साइंड बिटवीन शाह आलम टू एंड ब्रिटिशर्स दैट स्टेट्स द कंट्रोल of Britishers over the Bihar, Bengal and Odisha province in the return of small pension of 26 lakhs। अब क्या होता है, जब ब्रिटिशर्स, ठीक है, जब ब्रिटिशर्स इस वाले एरिया में जीत जाते हैं तो उन्होंने दिल्ली में शाह आलम टू से संधि कर ली, एक इलाहाबाद ट्रीटी करी, इलाहाबाद ट्रीटी करी, जिसमें उन्होंने जमींदारी राइट्स मांग लिए इन सारे प्रोविंसेस के। ठीक है, ये पूरे बिहार के, पूरे बंगाल के, उड़ीसा के, ये बेसिकली ये पूरे एरिया के जमींदारी राइट्स मांग लिए उन्होंने। और किस 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 चीज, क्या चीज दी उन्होंने शाह आलम टू को? एक स्मॉल पेंशन दे दी, 26 लाख। अब ऐसा है कि उस टाइम पे शाह आलम टू बैटल हारे हुए थे, बहुत तरीके से डीमोटिवेट भी थे, तो वो क्या सवाल जवाब करते, क्या करते, उन्होंने मना कर दिया, है ना, कि भाई हम सवाल जवाब कुछ भी नहीं करेंगे, ना हम ज्यादा पेंशन मांगेंगे, ना हम ज्यादा डिमांड रखेंगे, क्योंकि वो मांगने लायक उस टाइम पे थी नहीं, क्योंकि बैटल हारे हुए थे, इतनी बड़ी आर्मी को लीड किया था उन्होंने और बैटल हार गए थे। तो उन्होंने ब्रिटिशर्स की बात मान ली, उन्होंने ये पूरे एरिया में जमींदारी राइट्स दे दिए उन्हें। ठीक है, तो देखो कितनी कितनी ज्यादा ब्रिटिशर्स को प्रॉफिट हुआ इस ज्यादा बैटल से, कि वो कितने छोटे से एरिया में अभी ट्रेड कर रहे थे। अब उसके बाद वो ट्रेड वसूल करने लग गए, कहां कहां पे? बंगाल में भी, उड़ीसा में भी और बिहार में भी, और बस 26 लाख रुपए में। तो ये बहुत बड़ा एक स्ट्रेटेजिकल बैटल था, जिसमें मीर कासिम ने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स का आधिपत्य स्थापित हो गया आगे इन सारे स्टेट्स में भी। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, सुजाउद्दौला जो है paid 50 lakhs to Britishers and Britishers agreed to protect him in the war। ठीक है, अब ये सुजाउद्दौला चाहता नहीं था कि ब्रिटिशर्स आए, लेकिन ब्रिटिशर्स ने अपना दिमाग लगाया। देखो ब्रिटिशर्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रेटेजिकली अपना कोई भी मूव है वो प्रोसीड करते थे, तो उन्होंने सोचा कि सुजाउद्दौला है, उनको थोड़ा सा चार्ज कर देते हैं। तो अब 50 लाख रुपए राजा के खजाने से तो इतना तो मतलब ठीक ही है, अमाउंट दे सकता था सुजाउद्दौला, तो उन्होंने मान गया। अब उसमें ब्रिटिशर्स ने क्या ऑफर दे दिया कि चलो आप आराम से राज करो, है ना, अब हम क्या करेंगे, आपको अपनी आर्मी दे देंगी, हमारी आर्मी आपके स्टेट में डिप्लॉय रहेगी, हम आपकी रक्षा करेंगे, बस आप हमको अच्छे से ट्रेड करने दो और कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली ब्रिटिशर्स अपने उसी कॉन्सेप्ट में थे कि वो एक तरीके से गुलाम बनाना चाहते थे, वो राजा नहीं बनना चाहते थे, वो बस ट्रेड करना चाहते थे, वो कमाना चाहते थे। ब्रिटिशर्स जब तक पूरी सेंचुरी में जब तक वो इंडिया में रहे हैं, उन्होंने ये जो अपना इंडिया है ना, जो सोने की चिड़िया कहा जाता है, जो आप सबको पता है, उसको पूरा लूट लिया है। ठीक है, तो उन्होंने यही किया कि सुजाउद्दौला को 50 लाख रुपए का रिटेलिएशन मांगा, जिसमें सुजाउद्दौला ने उनको 50 लाख रुपीस दे दिए कि सर आप ले लो। उसके बाद उन्होंने एक ऐसा ऑफर मांगा जिसको सुजाउद्दौला समझ पाया नहीं पाया, पर वो बैटल हारा था तो उसके पास कंडीशन भी नहीं थी, वो मान गया कि आपकी आर्मी हमारे यहाँ पे डिप्लॉय हो जाए। तो पूरे अवध में ये सारी आर्मी भी आ गई। ठीक है, तो ये सारी चीजें हुई। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने इंडिपेंडेंट नवाब सिस्टम डिक्लाइन कर दिया। अब उनको समझ में आ गया कि अगर हम थ्रोन पे कोई नवाब बैठा देंगे ना, तो वो नवाब हमारे हिसाब से काम नहीं करेगा, बहुत हो गया भाई, मीर जाफर ने भी हमारी बात नहीं मानी, मीर कासिम ने भी हमारी बात नहीं मानी। अब देखो ये बंदा बहुत चालाक है, ये रॉबर्ट क्लाइव जो है ना, ये बहुत चालाक बंदा था। अब देखो इसको बना दिया गया गवर्नर ऑफ बंगाल। ठीक है, तो रॉबर्ट क्लाइव वहां से आया और उसने फैसला लिया कि मैं बनूंगा गवर्नर ऑफ बंगाल, और जो भी मेजर डिसीजंस होंगे मैं बंगाल से मैं ही लूंगा, और कोई भी ये नवाब ववाब वाला सिस्टम अब अपन खत्म कर रहे हैं। ठीक है, तो बैटल ऑफ बक्सर और बैटल ऑफ बक्सर्स के रिजल्ट्स आप समझ गए हैं, एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं। सो मीर कासिम विद द कंबाइंड आर्मी ऑफ शाह आलम II एंड सुजाउद्दौला fought with Hector Munro in 1764 in the Battle of Buxar, in which the army of
सुजाउद्दौला एंड शाह आलम II इज कंप्लीटली आउटलास्टेड बाय हेक्टर मुनरो, जो कि ब्रिटिशर्स के लॉर्ड कमांडर थे। समझ गए? ब्रिटिशर्स की आर्मी ने बहुत ही बुरी तरीके से हरा दिया था किसको? मुगल्स की आर्मी को इन अ बैटल ऑफ बक्सर। उसके बाद रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट ये हुआ कि जो शाह आलम II थे, जो कि मुगल एम्परर थे उस टाइम पे, जो दिल्ली में बैठे हुए थे, है ना, उनकी पोजीशन भी डिग्रेड हुई और उन्होंने बहुत सारी टेरिटरी भी लूज कर दी। उन टेरिटरियों के अधिकार देने पड़े उनको ब्रिटिशर्स को, ट्रेडिंग राइट्स देने पड़े उनको ब्रिटिशर्स को, जिससे ब्रिटिशर्स की पोजीशन कंट्री में और आगे बढ़ गई। ठीक है, तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई और उसके बाद उन्होंने ये पपेट वाला सिस्टम, पपेट नवाब वाला सिस्टम भी हटा दिया और आगे चल के रॉबर्ट क्लाइव जो थे, जो कि बहुत बड़ा नाम है ब्रिटिशर्स की, मैंने पीछे वाली वीडियोस में आपको रॉबर्ट क्लाइव के रोल के बारे में बताया है, उनको गवर्नर बना दिया। ठीक है, हमारी सीरीज इसी तरीके से आगे चलती रहेगी। आई होप आपको वीडियो समझ में आ रही होगी। बैटल ऑफ प्लासी हमने कवर कर लिया। बैटल ऑफ प्लासी में हमने ब्लैक होल ट्रेजेडी भी देखी थी। आज हमने इलाहाबाद ट्रीटी और बैटल ऑफ बक्सर भी कंप्लीट कर दिया है। आप इसी तरीके से वीडियो को देखते रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल्स को सब्सक्राइब करिएगा। आगे मिलते हैं। जय हिंद, थैंक यू।